स्पिरिचुअलिटी एंड प्रीमोनिशन में आपका स्वागत है। हरे कृष्णा। दोस्तों, आज फिर एक सच्ची घटना आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। पात्रों के नाम बदल दिए गए हैं। महिलाओं के उत्पीड़न का दिल को झकझोरने वाला ये केस 2020 को मेरे संज्ञान में आया। दिल्ली के भोले भाले देवेंद्र को 2 बेटे और 2 बेटियां थी। बेटे और बेटियों में भेदभाव रखने वाले इस परिवार ने बेटियों को 10वीं के बाद पढ़ाई छुड़वा दी और उनका विवाह कर दिया। देवेंद्र ने दोनों बेटियों 15 वर्षीय सीता और 18 वर्षीय गीता को हरियाणा के ही एक परिवार के 2 बेटों शुभम और अंकित के साथ रिश्ता पक्का कर दिया। शुभम फैक्ट्री में काम करता था और अंकित हलवाई की दुकान पर मजदूरी करता था। विवाह के दिन दोनों बेटियों को अलग अलग सेट बनाकर सोने का सेट, दामादों को सोने की अंगूठी और चेन, इसके अलावा टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, फर्नीचर, डिनर सेट और करीब 1 लाख के कपड़े बेटियों, दामादों और उनके रिश्तेदारों को भेंट किए। बारात हरियाणा से दिल्ली आई थी। विवाह के बाद बेटियों के पिता देवेंद्र बहुत खुश थे। बिरादरी के लोग भी बधाइयां दे रहे थे कि भाई तो गंगा नहा लिया। देवेंद्र ने घर के अलावा अपने एक प्लॉट पर 5-6 दुकानें निकाल रखी थी और उन्हीं दुकानों के किराए से घर का खर्चा चलता था। देवेंद्र स्वयं भी एक फैक्ट्री में मजदूरी करता था और माह में करीब 10,000 रुपए कमा लेता था। उसने जो भी आज तक सेविंग्स की थी वो सब बेटियों के विवाह में खर्च कर दी। विवाह के 1 माह तो सब कुछ ठीक रहा। बेटियां भी खुश होकर फोन करती थी। लेकिन ठीक 1 माह बाद छोटी बेटी सीता के पति अंकित ने उसे कहा कि उसे कार चाहिए और अपने पिता से कहो कि कार की व्यवस्था करें। सीता को पति का एकदम बदला हुआ रूप देखकर बड़ा धक्का लगा था। वो जब तक कुछ और सोच पाती, दूसरे ही दिन सास ललिता ने दोनों बहनों को गैस का एक चूल्हा देकर कहा कि इसे अपने कमरे में रखो और अपने बाप से राशन मंगाकर अपने खाने पीने का इंतजाम कर लो। सास सिर्फ अपने बेटों और पति के लिए खाना बनाती थी। चारों लोग अनाज, दूध, घी वगैरह सब ताले में रखते थे और किचन में भी बाहर से ताला लगा कर रखते थे। जब सीता गीता ने ये बात अपने माता पिता को बताई तो देवेंद्र ने बिना विवाद किए बेटियों को राशन पहुंचा दिया। सीता और गीता का ससुर रामपाल और उसका साला किशनपाल, जो कि रोहतक में रहता था, दोनों एक अवैध मैरिज ब्यूरो चला रहे थे जिसकी डील रामपाल के घर पर ही होती थी। बिहार, झारखंड, कलकत्ता और बांग्लादेश से नाबालिग बच्चियों को खरीदकर हरियाणा लाते थे और फिर अच्छी खासी रकम लेकर 40-45 वर्ष के पुरुषों से विवाह करवाते थे। यह अवैध धंधा बड़े मुनाफे में चल रहा था। स्वयं रामपाल के 40 वर्षीय साले के लिए भी कलकत्ता से नाबालिग लड़की लाकर उसका विवाह करवाया गया था। विवाह के 1 माह बाद ही सीता और गीता के पति भी उनसे कहने लगे थे कि हमारे पिताजी और मामा जी का मैरिज ब्यूरो है, हमें लड़कियों की कमी नहीं है। अच्छा, बड़ी बहन गीता बचपन से ही बहुत कमजोर और डरपोक स्वभाव की थी। उसे कभी कभी डर से दौरे पड़ जाते थे। विवाह के 1 माह बाद इस बिगड़ते माहौल में उसको डर के कारण दौरे पड़ने लगे। खाने पीने की कमी के चलते दोनों बहनें शारीरिक रूप से कमजोर पड़ने लगी। रोज रोज के विवाद और दहेज की लगातार डिमांड के चलते अब मारपीट भी शुरू हो चुकी थी। घर में अपनी खेती बाड़ी और गाय भैंस होने के कारण दोनों भाई शुभम और अंकित अच्छे खासे पहलवान थे और घी में चीनी डालकर पीते थे। लेकिन बहुओं को चाय के लिए भी दूध नहीं मिलता था। इस बीच छोटी बहन सीता गर्भवती हो गई, लेकिन परिवार में किसी ने भी खुशी जाहिर नहीं की।
जब सीता को 5 माह का गर्भ था तो अंकित ने फावड़े से सीता के सिर पर वार किया और ज्यादा खून बहने से वो बेहोश हो गई। पूरा गांव इस घटना का साक्षी था, पर कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। तब बड़ी बहन गीता ने पिता को फोन किया और पिता ने दिल्ली से हरियाणा आकर अपनी बेटी को उठाया और दिल्ली ले गया। इलाज के बाद सीता ठीक हो गई। उसके बाद अंकित ने उसे फोन किया और धमकी देकर कहा कि अगर तुझे बेटी हुई तो मैं तुझे नहीं रखूंगा। लेकिन ईश्वर की कृपा हुई और सीता को बेटा हुआ। इधर सीता का बेटा होने के कारण अब पूरा परिवार बड़ी बहन गीता के पीछे पड़ गया और उसे बाज बोलना शुरू कर दिया। उसके बाद उसकी सास उसे डॉक्टर के पास दिखाने ले गई तो डॉक्टर ने कहा कि बच्चेदानी में रसौली है, इलाज से सही हो जाएगी और ये माँ बन सकेगी। 6 माह बाद गीता भी गर्भवती हो गई। कमजोरी के चलते गीता को बीच बीच में दौरे पड़ने शुरू हो गए और वो 1 घंटे बाद खुद ही होश में आ जाती थी। अच्छा, अब उसके पति शुभम ने भी उसको धमकी दे दी कि अगर बेटी हुई तो तुझे गोली मार दूंगा। बेटियों का पिता देवेंद्र प्रति माह दोनों बेटियों को राशन देने और खर्चा देने हरियाणा जाता था। एक बार सीता और गीता की सास ने दहेज को लेकर देवेंद्र को घेरा और गांव वालों के सामने ही सास ने देवेंद्र को खूब पीटा। इस अपमान को भी खून के घूंट की तरह पी गया देवेंद्र। वो इतना तो समझ चुका था कि अनजाने में उसने बहुत बड़ी मुसीबत अपने सिर पर ले ली है। खैर, 8 माह का गर्भ पूर्ण होने पर गीता को पेट में दर्द की शिकायत हुई तो सास उसे हरियाणा के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में ले गई और उसने अपने बड़े बेटे शुभम को अपने भाई के यहाँ रोहतक भेज दिया। हॉस्पिटल ने सास ससुर और गीता से एक फॉर्म पर साइन करवाई। गीता को इंजेक्शन दिया गया और वो बेहोश हो गई। 3-4 घंटे बाद जब गीता को होश आया तो उसने सास से पूछा कि मेरा बच्चा कहाँ है। तो सास ने कहा कि बच्चा कमजोर है और डॉक्टर ने उसे मशीन पर रखा हुआ है। गीता को बहुत कमजोरी थी, वो उठने बैठने में भी दिक्कत महसूस कर रही थी। और फिर चौथे दिन गीता का पति शुभम 4-5 दोस्तों को लेकर हॉस्पिटल में गीता को देखने आया और गीता को देखकर जोर जोर से हंसने लगा और फिर बोला कि आज इस हॉस्पिटल की कैंटीन में मुझे अपने इन दोस्तों को पार्टी देनी है। उसके बाद फिर गीता ने नर्स से पूछा कि मेरा बच्चा मशीन से कब मेरे पास लाया जाएगा। तो नर्स बोली कि अरे तुझे तो बेटी हुई थी और मर भी गई। उसके बाद गीता जोर जोर से रोने लगी। उसने कहा मेरा बेटा तो पेट में खूब मूवमेंट करता था, मेरा बच्चा कैसे मर सकता है। उसके बाद उसे फिर से दौरा पड़ गया। गीता का स्पष्ट कहना है कि उसकी बेटी को मार दिया गया, उसके सास ससुर द्वारा। खैर, फिर उसे हॉस्पिटल से घर वापस ले आए। 6 माह बाद गीता दोबारा गर्भवती हो गई, लेकिन वो बड़े तनाव में रहती थी। रह रहकर पति द्वारा दी गई धमकी कानों में गूंजती रहती थी कि अगर बेटी हुई तो तुझे गोली मार दूंगा। गीता की गिरती सेहत देखकर उसके पिता उसे दिल्ली ले आए, उसकी देखभाल की और फिर गीता को भी बेटा हुआ। 1 माह बाद देवेंद्र गीता और उसके बेटे को उसकी ससुराल छोड़कर आ गए। 2-3 माह शांति रही और फिर अचानक सीता के बेटे को खांसी और तेज बुखार हो गया। सीता को कोरोना का डर सताने लगा और उसने अपने पति और सास से बेटे के इलाज के लिए रुपए मांगे तो उन्होंने कहा कि अपने पिता से रुपए मंगवा लो। उसके बाद सीता ने रोकर पिता को फोन किया। उसके बाद पिता फिर हरियाणा गए और सीता और उसके बेटे को दिल्ली इलाज के लिए ले आए। बच्चे का इलाज हुआ और वो ठीक हो गया। उसके बाद एक दिन बिना बताए सीता का पति अंकित दिल्ली आ गया और सीता के बेटे को उठाकर अपने साथ ले जाने लगा।
सीता रोने चिल्लाने लगी, लेकिन वो नहीं माना और बेटे को उठाकर ले गया। सीता को उसने फोन पर कहा कि कार, एलईडी और एक प्लॉट मेरे नाम करने की बात अपने बाप को बता दे, उसके बाद ही वापस आना, वरना यहां मत आना। सीता ने उस वक्त उसकी रिकॉर्डिंग कर ली थी। अब सीता न तो हरियाणा जा सकती थी और न ही बच्चा उसके पास था। और फिर बड़ी बहन गीता, जो कि उस वक्त हरियाणा में थी, उसने उसे सूचना दी कि तेरे बेटे को अंकित ने अपने मामा के यहाँ रोहतक भेज दिया है। सीता ने उसके बाद दिल्ली में क्राइम अगेंस्ट वुमेन सेल कीर्तिनगर में शिकायत की, तो उसके पति को ऑफिस द्वारा दिल्ली बुलाया गया। वो गांव से 25-30 लोगों को लेकर CAW ऑफिस पहुंचा था। दोनों पक्षों में बड़ी बहस के बाद समझौता करवा दिया गया और अंकित ने लिख कर दिया कि भविष्य में सीता को परेशान नहीं करेगा। और फिर सीता को हरियाणा भेज दिया गया, लेकिन अत्याचार नहीं रुके। रोज पिटते, मार खाते और मानसिक प्रताड़ना सहते सहते दोनों बहनें शरीर से कंकाल हो चुकी थी। चेहरे पर सिर्फ आंखें ही दिखाई पड़ती थी। सीता को ब्लीडिंग हो रही थी लगातार। वो इसको लेके बहुत परेशान थी और गीता को लगातार दौरे पड़ने से वो परेशान थी। सीता मुझे फोन पर हर बात शेयर करती थी। वो कहती थी कि हमारे लाए हुए टीवी, फ्रिज भी अगर खराब हो जाते हैं तो पापा दिल्ली से आकर रिपेयर करवाते हैं, और हमारे पतियों ने कभी हमें 1 रुपया हमारे हाथ में नहीं रखा। इवन हमारे फोन का रिचार्ज भी पापा ही करवाते हैं। दुख परेशानी के चलते दोनों बहनें उम्र से बहुत ज्यादा बड़ी नजर आने लगी थी। शरीर कंकाल बन चुके थे, लेकिन दोनों पहलवान पति उन कंकाल शरीरों से भी शारीरिक संबंध बनाते थे। खैर, जब सास ससुर को लास्ट में कंफर्म हो गया कि कार, एलईडी और प्लॉट नहीं मिलेगा, तो फिर 22 फरवरी 2020 को सीता और गीता का ससुर रामपाल बहुओं के कमरे में घुस आया और पहले गीता पर झपट्टा मारा और उसे अश्लील तरीकों से छूकर छीना झपटी और लाते मारकर गिराया। गीता को दौरा पड़ गया। उसके बाद वो सीता पर झपटा। इतने में सीता ने पीसीआर को कॉल कर दी और चिल्लाते हुए बताया कि उनका ससुर रामपाल उनके कमरे में घुसकर मारपीट कर रहा है। पुलिस बड़ी देर में आई, क्योंकि गांव में आने से पहले भी पुलिस को लक्ष्मण रेखा पार करनी पड़ती है। उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। सीता और गीता ने जब रो रो कर ये घटना अपने पिता को बताई, तो देवेंद्र अब पूरी तरह टूट चुका था। उस दिन वो हार कर हरियाणा तो नहीं गया, लेकिन अपने क्षेत्र के एक समाज सेवी के पास गया और बोला कि भाई साहब, मुझे सलाह दीजिए, मैं क्या करूं, मैं तंग आ चुका हूं। उसके बाद उस समाज सेवी ने देवेंद्र को मेरा नंबर दिया और देवेंद्र ने मुझे फोन किया और सारी बात बताई। मैंने देवेंद्र और उसकी पत्नी को अपने ऑफिस बुलाया और 29 फरवरी 2020 को मैंने दिल्ली और हरियाणा प्रशासन को लेटर्स लगा दिए। बेटियों के प्रेजेंट फोटो, सीता और गीता के मेडिकल रिपोर्ट्स, दहेज की डिमांड करती उनके पतियों की ऑडियो क्लिप्स और उस प्राइवेट हॉस्पिटल की डिटेल्स जहां गीता की बेटी को मरा हुआ बताया गया था। ये सारी चीजें मैंने प्रशासन को भेज दी। तुरंत कार्रवाई हुई और FIR दर्ज की गई। FIR नंबर 155/323/34/506 IPC, पुलिस स्टेशन समालखा, डिस्ट्रिक्ट पानीपत, हरियाणा, डेटेड 9 मार्च 2020। पुलिस दोनों भाइयों को उठाकर ले गई
पूरा गांव थाने गया उनको बचाने के लिए। 3-4 दिन बाद जमानत हुई। एसएचओ ने आदेश दिया कि अब आप दोनों पत्नी के हाथ का खाना खाओगे। सास ने उन्हें राशन दे दिया और बहुएं अपने कमरे में खाना बनाने लगी। घी में चीनी डालकर पीने वाले पहलवान भाइयों को पत्नियों द्वारा बना रूखा सूखा खाना अच्छा नहीं लगा। बड़े परेशान और चिड़चिड़े हो गए। लिहाजा 10 दिन बाद ही सास ससुर और दोनों बेटे अपने 10-12 जानवर उठाकर किचन में ताला मारकर रोहतक भाग गए। अब पुलिस भी बराबर गांव में घूम रही थी। सीता गीता को अकेला छोड़ गए। उसके बाद दिल्ली से देवेंद्र भी डर के मारे हरियाणा नहीं जा रहा था और रात को भी सीता गीता को बहुत डर लगा रहता था, क्योंकि कई बार कोई उनका दरवाजा खटखटाता था। उसी बीच दोनों ने मुझे भी फोन किए थे कि कोई दरवाजा खटखटा रहा है, तो मैंने प्रशासन को सूचना दी थी। अच्छा, उधर 1-2 हमारे स्टाफ भी रहते हैं, तो मैंने उनको भी कहा कि भाई गांव में एक चक्कर लगा दिया करो। और मैंने कहा कि भाई गांव में घुसना आसान नहीं है, तो अपने स्टाफ को यही समझाया कि अगर कोई पूछे कि भाई आप कौन हो, तो कह देना कि भाई एक नाबालिग वर्जिन लड़की विवाह के लिए चाहिए और रामपाल जी से मिलना है। उसका तो मैरिज ब्यूरो है, आप पे कोई शक भी नहीं करेगा। साथ ही मैंने बेटियों को भी फोन कर दिया था कि पुलिस तो बेटा गांव में घूम ही रही है और मेरे 1-2 स्टाफ भी आपकी सुरक्षा का ध्यान रख रहे हैं। मैं किसी भी हालत में बच्चियों का मनोबल नहीं टूटने देना चाहती थी। अच्छा, उसके बाद देखा तो उनके पास राशन भी खत्म हो गया था। इधर से देवेंद्र भी नहीं जा पा रहा था, तो आस पड़ोसियों ने भी कुछ दिन उनको हेल्प की, राशन दिया, किसी ने दूध दिया। उसके बाद खाने पीने से वो लाचार हो गए, तो हार कर फिर दोनों बहनें अपना दिल्ली आ गई। अच्छा, उनकी दिल्ली आते ही गांव से उन्हें किसी ने खबर दी कि आपके जाते ही दूसरे दिन सास ससुर अपने जानवरों सहित और बेटों सहित वापस गांव आ गए। अच्छा, मुझे भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने इतने केसेस किए, लेकिन ये बड़ा टिपिकल केस था कि इनका क्या इलाज किया जाए। उसके बाद फिर मैंने दोबारा हरियाणा और दिल्ली प्रशासन को रिमाइंडर्स लगा दी और बेटियों की सुरक्षा और बेसिक नीड्स को लेकर प्रशासन को लिखा। और उसके बाद मैंने रामपाल और उसके साले किशनपाल के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाने के लिए लिखा और विभिन्न राज्यों में फैले हुए उनके इस अवैध मैरिज ब्यूरो की जांच करने के लिए लिखा। उसके बाद इस केस के साथ साथ रामपाल और किशनपाल पर भी इंक्वायरी चलने लगी। जब इनकी अवैध आमदनी के स्रोत पर अटैक हुआ तो इनकी अकल ठिकाने आने लगी। लॉकडाउन और कोर्ट बंद होने के कारण इन्होंने कई बार पंचायतें करवाई और पंचायतों से फरमान जारी करवाए। प्रशासन को पूरी तरह गुमराह करने की कोशिश की, लेकिन इनकी हर गेम खराब होती गई। फाइनली सब कुछ ठीक हुआ। 2021 में बेटियां प्रशासन की देखरेख में ससुराल पहुंची और अब शांति है। अब किचन और अनाज के कमरे खुले हुए हैं, कहीं ताला नहीं लगता। बेटियां और बच्चे स्वस्थ हैं और खुश हैं। केस सॉल्व होने के बाद भी मेरे दिमाग में कई सवाल उठते रहे। इसलिए मैंने एक दिन देवेंद्र को फोन किया और उसे अपने ऑफिस बुलाया। मैंने उससे पूछा कि बेटियां अच्छी खासी पढ़ रही थी, फिर विवाह का प्रश्न क्यों उठा आपके दिमाग में? तो वो बोला कि मैडम, बेटियों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। कोई ऊंच नीच हो जाए, बदनामी हो जाए तो फिर तो शादी भी नहीं होती। उसके बाद मैंने देवेंद्र को पूछा कि चलो फिर तो अच्छा किया आपने भाई, अब तो आप गंगा नहा लिए ना,
उसके बाद रोने लगा। बोला कि मैडम मेरे अंदर इतना एटीट्यूड था कि कभी किसी की एक बात नहीं सहता था मैं, लेकिन इन 8 सालों से इन बेटियों के विवाह के बाद इनके ससुराल वालों के कारण मैंने जो अपमान, जिल्लत और मारपीट सही है, ये घाव शायद मेरे मरने के बाद ही भरेंगे। उसके बाद मैंने उसे समझाया कि देखो, इन 8 वर्षों में तुम हिसाब किताब लगाओ तो विवाह में इतना बड़ा खर्च करने के बाद भी आप अपनी बेटियों के राशन पानी, दुख बीमारी, टीवी फ्रिज रिपेयर के चक्कर में लाखों रुपया खर्च कर चुके हो। और अगर इतना खर्चा भी छोड़ो, अगर इससे आधा खर्चा भी आपने बेटियों की पढ़ाई पर लगाया होता तो आज वो आत्मनिर्भर होती और उन्हें इतनी मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना सहन नहीं करनी पड़ती। आप अपने आस पड़ोस में ही देख लीजिए, घर में कामकाजी बहू को हमेशा सम्मान दिया जाता है और बेरोजगार बहू चाहे सुबह 4 बजे से रात्रि 11 बजे तक भी घर के कामों में उलझी रहे, उसकी कोई कदर नहीं करता। इसीलिए बेटियों को पढ़ाएं और आत्मनिर्भर बनाएं। The recent NSSO survey suggests that we have been able to save more girl child, leading to positive sex ratio in favor of women. Hence, Prime Minister's slogan of Beti Bachao, Beti Padhao has been partly fulfilled. Now the time has come to focus not only on their education but to make them economically empowered. Many young women are suffering, especially in rural areas, because they have not moved from secondary education to college and struggle to get employed. This is a case pertaining to 2 young girls who are also sisters of rural Delhi. At young age, both the girls were married to 2 brothers in Haryana. The father believed that since his son-in-laws are brothers and living with their parents, his daughters will lead a good life. But unfortunately, after few months of marriage, the in-laws started harassing both the young women for not bringing enough dowry. The mother-in-law stopped giving food to their daughter-in-laws and only cooked food for sons and husband. Seeing the plight of the young women and young child, the neighbor provided milk and food grain for some time. Then father supplied food grains and other household utilities on a regular basis, thinking the problem would be resolved soon. But unable to bear regular torture and harassment, the elder daughter, who was pregnant, developed fits and had to be admitted in the hospital. It seems she delivered a baby girl and was taken away from her. She was told that her child had died. The intention of the in-laws was not very positive. Mother-in-law, father-in-law and their husbands locked the house and left the village along with the cattle to their relatives. Both these young women had nothing to eat and 2 young children were deprived of the milk. They did not have another alternative but to leave the village and went to their father's place in Delhi. It is only then the father of these 2 young women approached me to intervene. With the consent of these 2 women and their father, I wrote to different government departments for justice. The local police in Haryana were not cooperative and were guided by the local leaders. But after constant follow-up and reminders, the government authorities took active interest and facilitated the return of the young women
and their children. The in-laws and the husbands assured the authorities that they would treat them well and will not harass them anymore. Today they are leading good life. But it has been a long struggle. It is important for a girl not only to study but to be economically empowered. A housewife who works more than 16 hours is not recognized. But if woman earns little money, she is respected. The slogan of Beti Bachao, Beti Padhao would yield result if they earn and supplement family income. The in-laws should also encourage in this endeavor. The women contribution as a housewife or a earning member must be recognized. Together we can make a difference to build a healthy nation. Thank you.